Hello everyone, welcome to UC Academy, your one-stop solution for CAPF, CDS and AFCAT examinations. Today's session is important for the students who are already preparing for any competitive examination या जो किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं. Even for a layman, these legal developments are very important. So now let us start today's session, जो कि बहुत important है. Firstly, हम शुरू करेंगे आज के सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट से, जो है आपका इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रोमियो जूलियट प्रोविजन इन योर पॉक्सो एक्ट. पॉक्सो एक्ट बनाया गया था ताकि हम अपने चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन कर सकें सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट से, पर सोसाइटी में इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था जब 16, 17, 18 ईयर्स के बच्चों के साथ 16, 17, 18 ईयर्स के बच्चों के ऊपर केसेस फाइल कर दिए जा रहे थे by the girl's family. Suppose there is both a boy and a girl, they are into a romantic relationship, और जो गर्ल की फैमिली है वो इस बॉय के ऊपर जो है वो केस फाइल कर देती थी. और वो पूरा केस जो है बहुत 10 to 15 ईयर्स तक चलता था. एक 17 ईयर ओल्ड जो बॉय है, 17 ईयर ओल्ड लड़के के ऊपर केस हो जाता था just because he got romantically involved with a girl. To curb this injustice, Honorable Supreme Court ने intervene किया in the case of State of UP versus Anirudh. Honorable Supreme Court ने directions दिए यूनियन गवर्नमेंट को कि पॉक्सो का मिसयूज जो है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है. आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, इसीलिए आप इंट्रोड्यूस कीजिए रोमियो जूलियट प्रोविजन इन योर पॉक्सो एक्ट, ताकि मिसयूज ना हो सके पॉक्सो एक्ट का. जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, जो कंसेंशुअल हैं इस नेचर में, दोनों की तरफ से है, लड़का लड़की दोनों इन्वॉल्व हैं, अपने कंसेंट से इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर सिर्फ एक लड़के के ऊपर जो है वो क्रिमिनल केस फाइल ना किया जाए. सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा, अगर आप जो रियल जजमेंट है उसको देखें तो उन्होंने ऑब्जर्व करा, उन्होंने कहा कि सो दैट the adolescent engaging in consensual relationship are not subjected to criminal prosecution. तो जो adolescent रोमांटिक रिलेशनशिप में, कंसेंशुअल रिलेशनशिप में एंगेज्ड हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ना हो. इट वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन केस ऑफ पॉक्सो मिसयूज. नाउ मूविंग अहेड, we'll talk about the next very important case. It is your passive euthanasia. Passive euthanasia means euthanasia means euthanasia means iksha mrityu. What is passive euthanasia? When there is a withdrawal of the life support system. जब आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो विड्रॉ कर लिया जाता है, उसे हम कहते हैं पैसिव यूथनेशिया. सपोज यू आर ऑन वेंटिलेटर और हम आपसे वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर लें तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, यू विल बी डेड. सो इन इंडियाज हिस्ट्री दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. हरीश राणा का केस जो है इट गोइंग टू बी अ लीडिंग जजमेंट, बिकॉज this issue of passive euthanasia started with the case of Aruna Shawang in 2011, and in 2018 common cause versus Union of India, it was held that passive euthanasia is legal in India. Two concept was held to be legal. First, it was recognized the concept of living will in this case, and along with that the passive euthanasia was made legal. पैसिव यूथनेशिया को लीगल बना दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर वो ऐसी स्थिति में है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो ऐसी स्थिति में है कि उसका जीवन जो है अब मृत्यु के समान ही है, तो हम जो है उसको पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं, उसका जो विड्रॉल कर सकते हैं उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम का. एक्टिव का मतलब होता है जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे के मार दे. पैसिव का मतलब होता है जब आप जो है स्वयं आपका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको विड्रॉ कर लिया जाए. और इस केस के अंदर ये फाइंड आउट किया गया था कि आर्टिकल 21 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो ये भी इंक्लूड करता है राइट टू डाई विद डिग्निटी. Right to life and personal liberty also includes right to die with dignity. That is why passive euthanasia was made legal in India.
हरीश राणा के केस में दिस पर्सन इज इन कोमा फॉर 13 years, ही इज इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर हैं वो, 13 साल से ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना रिएक्शन दे सकते हैं, ना खा सकते हैं। तो ऐसे इंसान का जो जीवन है ऑलरेडी मृत्यु के समान है। पर हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, वी इंश्योर हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति जो है उसको बेसिक नेसेसिटीज़ मिले, उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चले, डिग्निटी के साथ वो अपने जीवन को जी सके। तो अगर हम किसी की मृत्यु कॉज करने का सोच रहे हैं, सो दैट माइट बी अ डिलेमेटिक, दैट माइट बी अ इशू व्हेन इट कम्स टू अ डेमोक्रेसी। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंश्योर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारा कि हम हमारे लोगों का, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनकी लाइफ अच्छी बनाएं, उनकी लाइफ डिग्निफाइड हो। पर क्या हम उनकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ करके उनको डेथ कॉज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इफ़ इन दिस केस इट विल बी अलाउड, देन इट विल बी अ लीडिंग जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेडिकल बोर्ड्स बनाए थे इसके, और फिर उसके अंदर उनके सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ऑब्जर्व की, कोर्ट सेड कि हमें लिविंग विल, कोर्ट सेड दैट हमें लिविंग विल नहीं पता, हमें नहीं पता इंसान जीना चाहता है या नहीं जीना चाहता। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड्स को बनाया, जिसके अंदर एक मेडिकल बोर्ड के अंदर एक एक्सटर्नल मेडिकल एक्सपर्ट को भी उन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पैसिव यूथनेशिया जो है वाज बीइंग considered without a living will, it is important to have both medical approval and court supervision to ensure that the legal procedures are properly followed. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर 2 मेडिकल बोर्ड्स को बनाया, उसमें से एक मेडिकल बोर्ड जो है उनमें एक एक्सटर्नल मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं। दे गेव देयर ओपिनियन कि विड्रॉल कर सकते हैं हम इस केस के अंदर, बिकॉज देर इज नो पर्पज सर्विंग इन मेकिंग दैट पर्सन अलाइव, इन गिविंग द कॉन्स्टेंट मेडिकल अटेंशन, कोई पर्पज नहीं हो रहा। एंड दिस केस इज गोइंग टू बी अ लीडिंग जजमेंट आफ्टर अरुणा शाहबंग एंड कॉमन कॉज ऑफ इंडिया जजमेंट and common cause versus Union of India case. Now moving ahead to our next case. In this case of Kanchana Rai versus Geeta Sharma, what was held? In this case, it was held that Hindu daughter-in-law, who is a widow of the son, can claim maintenance from the estate of the deceased father-in-law. आपके ससुर जी की डेथ कब हुई है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनकी डेथ आपके हस्बैंड से पहले हुई है या बाद में हुई है, स्टिल यू कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर, बिकॉज यू आर अ डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 21 क्लॉज 7 ऑफ हामा. हामा इज हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. So in Hindu law, you can claim maintenance, and on this very important judgment, Honorable Supreme Court held that a widowed daughter-in-law is entitled to maintenance from her father-in-law state under Hama, regardless of whether her husband died before or after father-in-law. So in this case, it was held कि father-in-law की death कभी भी हुई है, even before husband or after husband. आपकी जो डॉटर इन लॉ होगी वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर हामा, विच इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 22 के अंदर. ठीक है, अगर आप जो रियल जजमेंट है इन दिस इट वाज हेल्ड कि आपकी जो डॉटर इन लॉ है, ओनली देयर आर 2 क्वालिफिकेशंस. फर्स्ट, शी मस्ट बी अ विडो ऑफ योर सन, और शी मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ her maintenance. She cannot maintain herself. After fulfilling these 2 qualifications, section 22 will be attracting. Section 22 of Hama will be attracted. Section 22 के अंदर ये क्लेम किया गया, अगर आप इस जजमेंट में देखें, कि अभी भी जो डॉटर इन लॉ है वो विडो ऑफ द सन है, वो अभी भी डिपेंडेंट है अपने डिजीज्ड फादर इन लॉ के ऊपर. उनके प्रॉपर्टी पे अधिकार है, उनकी प्रॉपर्टी से उसको मेंटेनेंस मिल सकता है. इस केस के अंदर जो है टाइमिंग को क्वेश्चन किया गया था कि हस्बैंड जो है फादर इन लॉ के बाद मरे हैं तो अब आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा. पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही कि फादर इन लॉ जो है उनकी स्टेट जो है वो अभी भी आपको मेंटेनेंस देगी इररिस्पेक्टिव कि आपके हस्बैंड की डेथ उनके बाद हुई है. इट इज नॉट द टाइमिंग, इट इज दीज 2 क्वालिफिकेशन दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हामा. फर्स्ट, योर विडो ऑफ द सन. सेकेंड, हर इनएबिलिटी टू मेंटेन हर सेल्फ. नाउ
this is the real judgment, this is a copy of the real judgment. Para 29 talks about the final judgment which is given by the court. Now moving ahead, let's talk about a very important judgment about marital rape. In X versus State of Gujarat, it was held that when marriage is seen, it was held while marriage is seen as an automatic grant of sexual consent and intimacy between married couple as normal, however, it has to be consensual and mutually respectful. Recognizing bodily freedom of spouse within marital relationship. सो इस केस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट दी है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर्ली बैलेंस करा है. दो वी रिकॉग्नाइज कि मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर इम्प्लाइड कंसेंट होती है आपके सेक्सुअल इंटीमेसी का, येट यू हैव टू रिस्पेक्ट द बॉडली इंटीग्रिटी ऑफ योर स्पाउस. आपको अपने पार्टनर की जो बॉडली इंटेग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो भी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं इट मस्ट बी consensual and mutually respectful. This is a very important development because for years marital rape has been hotly debated topic in India. For years marital rape has been hotly debated topic in India. Now with this judgment, this is a very leading judgment with regards to marital rape. Moving ahead, in the case of Shreya Pandey versus State of UP, Allahabad High Court has directed the university in Prayagraj to conduct the examination of a student, of a BSc student who could not take her examination because of वो exam इसलिए जो who could not take the examination of a BSc student, in which Allahabad High Court has directed the university to take the examination of a BSc student जो एग्ज़ाम इसलिए नहीं दे पाई थी क्योंकि एडमिट कार्ड जो है वो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से इशू नहीं हुआ था. तो ऑनरेबल अलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है कि राइट टू अपीयर इन एन एग्जामिनेशन इज अकीन टू द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एनश्राइंड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आर्टिकल 21 का पार्ट है राइट टू टेक द एग्जामिनेशन, भी आपके राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी का पार्ट है. क्योंकि अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका पूरा साल वेस्ट हो रहा है, देन इट इज द वायलेशन ऑफ योर आर्टिकल 21. So in this very important judgment, Honorable Allahabad High Court mentioned Article 21 includes your right to examination. Right to appear in examination, and the university has been directed, यूनिवर्सिटी को टाइम दिया गया है 2 वीक्स का कि 2 वीक्स के अंदर आप वापस से उस स्टूडेंट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए, एंड आपको रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर जो है उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर करना होगा ताकि उसका पूरा साल बर्बाद ना हो आपके टेक्निकल ग्लिच की वजह से. So this is very important development in case of Article 21. It is a very important fundamental right of Indian Constitution. So it was held that examination दोबारा से conduct किया जाए और result को भी आपको reasonable time में देना है. In the next, this is the judgment, this is the real judgment. Para 11 talks about this direction. It was held that appearing in examination is akin to right to live with human dignity enshrined in Article 21 of the Constitution. So it was recognized that Article 21 includes right to appear in examination. Not a single student can be affected because of a technical glitch of a university. It is a very important development. Now moving ahead, in the next case, Right to Education Act. In this case of Dinesh Bhiwaji Akhtiar versus State of Maharashtra, Supreme Court ने directions दी state governments को, local authorities को, and even neighboring schools को कि Section 12 की mandate को वो complete करें. राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 12 बात करता है कि हर एक प्राइवेट स्कूल को अपनी सीट्स का 25% रिजर्व रखना होगा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स. ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए आपको इसे 25% को रिजर्व रखना होगा, उन्हें एडमिशन देना होगा. इट वाज ऑब्जर्व कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी स्टेट गवर्नमेंट्स को इंश्योर करें और लोकल अथॉरिटीज इंश्योर करें कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है. इवन जो नेबरिंग आपके स्कूल्स भी हैं
ठीक है, नेबरिंग स्टूडेंट्स को भी, नेबरिंग स्कूल्स भी हैं, दे आर इक्वली ऑब्लिगेटेड टू इंश्योर दैट दे एडमिट सच स्टूडेंट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एज मैंडेटेड इन RTE एक्ट, रीड विद आर्टिकल 21A RTE ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस केस के अंदर जो है ये बोला गया था कि आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21A जो है, उसकी मैंडेट को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के मैंडेट को आपको फुलफिल करना है और आपको इंश्योर करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज़ को, ठीक है, और आपके जो भी नेबरिंग स्कूल्स हैं उन्हें इंश्योर करना है कि इसको फुलफिल करें वो, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो सेक्शन, आपका सेक्शन 12 है, उसके मैंडेट को आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट mandatory guidelines issued by Honorable Supreme Court in the recent past. Honorable Supreme Court ने in the case of Amit versus Union of India बहुत ही important जो है guidelines दी हैं which relates to student suicide. Why student suicide is a major concern? Because we are a country of demographic dividend. हम एक युवा देश हैं, अगर हमारा युवा जो है सुसाइड करेगा तो हम डेवलप्ड नेशन कैसे बन सकते हैं? डेवलप्ड नेशन तभी होता है जब हर एक युवा जो है वो अपने पोटेंशियल को रीच करता है। तो जब हम, अकॉर्डिंग टू NCRB 2022 के अंदर 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर नेशनल टास्क फोर्स बनाया, उनसे ये रीजन जानने की कोशिश की कि स्टूडेंट सुसाइड क्यों हो रहा है, हमें क्या सोल्यूशन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेटरी गाइडलाइंस दी हैं। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये केस इसलिए हुआ था क्योंकि 2 IITian स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो मैंडेटरी गाइडलाइंस के अंदर सबसे पहले तो जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिपोर्टिंग करनी है। अगर उनके यहाँ पे कोई स्टूडेंट सुसाइड होता है या अननेचुरल डेथ होता है, दे हैव टू इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस एंड रजिस्टर FIR. Apart from that, it also applies to all the students, whether they are in distance mode or online mode or in the classroom program. Also, irrespective of the fact where the suicide has occurred, suicide बच्चे ने कहाँ किया है, अगर हॉस्टल में किया है, PG में किया है, तो भी आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। जनरली इंस्टीट्यूशंस जो है पल्ला झाड़ लेते थे, जनरली इंस्टीट्यूशंस कहते थे कि नहीं, बच्चे ने PG में किया, हॉस्टल में किया, हमारे कैंपस में सुसाइड नहीं किया है, सो वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। तो इस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपके बच्चे ने कहीं भी सुसाइड किया है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पुलिस को, बिकॉज द स्टूडेंट वॉज अ पार्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। एंड एनुअल रिपोर्टिंग करने के लिए बोला गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने मैंडेटरी गाइडलाइंस में एनुअल रिपोर्टिंग के लिए भी गाइडलाइंस इशू किए हैं, जिसके अंदर हर एक इंस्टीट्यूशन को अपनी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एनुअली एक रिपोर्ट भेजनी होगी कि इस साल मेरे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और कितने स्टूडेंट्स की अननेचुरल डेथ हुई। अब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या होगी? अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपकी UGC होगी, बट इसके अलावा अगर आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे अपने प्रोफेशनल गवर्निंग अथॉरिटीज़ को। फॉर एग्जांपल टेक्निकल है तो आपकी AICTE को, लॉयर्स का ग्रुप है तो BCI को, नेशनल मेडिकल कमीशन को अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट सुसाइड करता है तो, ठीक है। और देन इन टर्न ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो कहाँ जाएंगी? ये सारी इंस्टीट्यूशंस इन रिपोर्ट्स को भेजेंगे द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को, जो कि एनालाइज करेगी इस डाटा को। सो फर्स्टली इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट बनाएंगी कि एक साल में कितने बच्चे मरे, फिर उनके प्रोफेशनल जो भी उनके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, फिर उनकी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी वो इस केस को देखेगी, वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, वो सारे एक्सेप्ट करेगी, देन वो फॉरवर्ड करेगी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को। इसके अलावा और क्या गाइडलाइंस में और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात की गई है आपके मेडिकल एक्सेस की। अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसे 24 आवर्स मेडिकल एक्सेस प्रोवाइड करना होगा आपको। अगर कैंपस में है तो ठीक, नहीं तो विद इन 1 किलोमीटर, ठीक है, विद इन 1 किलोमीटर प्रोवाइड करना होगा। सो आपको मेंटल हेल्थ अपने बच्चों की इंश्योर करनी है, उसके लिए आपको मेडिकल एक्सेस प्रोवाइड करना होगा विच इज़ 24 आवर्स इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, ठीक है, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़। नाउ मूविंग अहेड, की लीडरशिप पोजिशंस VC और रजिस्ट्रार।
तो गाइडलाइंस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आपकी की लीडरशिप पोजीशन जैसे कि वाइस चांसलर की, रजिस्ट्रार की अगर बहुत टाइम तक खाली है तो विद इन 1 मंथ उनको फुलफिल कीजिए, बिकॉज आपका कोई इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली रन नहीं कर सकता अगर आपकी की लीडरशिप पोजीशंस जो हैं वो खाली हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस एक सबसे बड़ा इशू जो है देखा था नेशनल टास्क फोर्स ने सुसाइड का, वो ये था फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. क्योंकि जो स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड से या जो है रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आते हैं, जो सिर्फ स्पेशल स्कॉलरशिप की वजह से ही किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना जो सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से ही किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एडमिशन ले पाते हैं, वो अगर डिले होता है स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट में तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस कॉज करता है, बिकॉज उनको एग्जामिनेशन देने नहीं एग्जामिनेशन से डी बार किया जाता है, उन्हें बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है. सो इट वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड दैट यू हैव टू इशू द स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट विद इन 4 months. 4 महीनों के अंदर सारे स्कॉलरशिप्स को आपको डिसबर्स करना होगा. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मैंडेटरी गाइडलाइंस थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की. इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपके बोला आपकी जितनी भी फैकल्टी शॉर्टेज है, आपके टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स को आप जल्दी से जल्दी भरिए. 4 महीने के अंदर आपको सारी अपनी वैकेंट सीट्स को भर देना है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों को तब होता है जब उसे प्रॉपर लेक्चर्स नहीं मिलते, प्रॉपर टीचर्स अलॉट नहीं होती उसके सब्जेक्ट्स के लिए, जब वो एजुकेशन में चैलेंजेस फेस करता है. तो आप जो है हर एक इंस्टीट्यूशन को ये मैंडेटरी गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपके जितने भी वेकेंट पोजीशंस हैं टीचिंग नॉन टीचिंग, जल्दी से जल्दी उसको 4 महीने के अंदर आपको फुलफिल करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक इंस्टीट्यूशन को ये अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी कि वो अपने कैंपस के अंदर रैगिंग नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे या किसी प्रकार की हरासमेंट नहीं होगी, और जो भी इक्विटी कमेटी है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी. कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी हरासमेंट नहीं होगी. ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव टू इंश्योर दैट देयर इज अ स्टूडेंट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. अगर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है. ठीक, तो ये आपको इंश्योर करना है, हर इंस्टीट्यूशन को इंश्योर करना है कि वो स्टूडेंट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ मूविंग अहेड, एनसीआरबी को भी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भी डायरेक्शंस मिली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो आप सुसाइड का डाटा दिखा रहे हैं उसके अंदर स्कूल स्टूडेंट का सुसाइड और हाई एजुकेशन के सुसाइड का डाटा अलग अलग बनाइए, बिकॉज इनके रीजंस अलग होंगे सुसाइड करने के, इनके सॉल्यूशंस अलग होंगे. एक स्कूल का बच्चा सुसाइड कर रहा है उसके रीजंस अलग हो सकते हैं, एक हाई एजुकेशन का बच्चा सुसाइड कर रहा है उसके रीजंस अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर छोटी सी डांट से बच्चे सुसाइड कर सकते हैं, पर हाई एजुकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी प्रकार के हरासमेंट की वजह से, रैगिंग की वजह से जो है स्टूडेंट सुसाइड करते हैं. ठीक है, स्टूडेंट सुसाइड करते हैं. सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी आपके नेशनल टास्क फोर्स को कि आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए. ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइए 3 की एरियाज के अंदर. ठीक है, पहला रेगुलर वेलबीइंग ऑडिट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. आपको इंश्योर करना है, आपको ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना है जिसके अंदर हमेशा ऑडिट्स होते रहे इंस्टीट्यूशंस का, उनका प्रॉपर डाटा आपके पास आता रहे, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो. सेकेंड, फैकल्टी सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग. आपकी जो फैकल्टीज़ हैं उनको आपको ऐसे ट्रेन करना है कि वो अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान दें. इफ़ एनी स्टूडेंट इज फेसिंग एनी इशू विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन और फॉर एनी पर्पज़, यू हैव टू इंश्योर आप अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. इसके लिए आपको अपनी फैकल्टीज़ को ये सेंसिटाइज करना होगा कि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझें और उसको सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट इज योर कैंपस मेंटल हेल्थ सर्विसेज. सो अपार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट इज योर कैंपस मेंटल हेल्थ सर्विसेज. कैंपस के अंदर ही आपको इंश्योर करना होगा कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस गाइडलाइंस. इस गाइडलाइंस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया है कि स्टूडेंट सुसाइड जो है वो मिनिमाइज हो जाएं, बिकॉज एज आई मैंशन वी आर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री. हमारे पास डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है 2045 तक. हम एक युवा देश हैं.
अगर हमारा यूथ सुसाइड करेगा तो उसके पोटेंशियल तक कैसे पहुंचेगा? इन 13,000 बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया है, अगर वो अपने फील्ड में मास्टरी हासिल कर लेते तो वो देश के लिए असेट होते. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इशू. With this is the end of the session. I hope you liked it. We will meet into the next class. Thank you so much.